दोस्तों, कभी ये मत सोचना कि 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस का गहुरूर कभी नहीं टूट सकता। जब क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा एल क्लासिको चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाता है, तो वो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इज्जत, वजूद और सालों की विरासत को बचाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। अगर आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस जैसी सितारों से सजी हुई ताकतवर टीम चेन्नई सुपर किंग्स को उनके ही घर में आसानी से कुचल देगी, तो कल रात मैदान पर जो सरेआम कत्लेआम और तबाही मची है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को एक बहुत बड़े सदमे में डाल दिया है। जब आपकी टीम 20 ओवर खेलकर भी 160 रन के आंकड़े को न छू पाए और विरोधी टीम उसे 18.1 ओवर में ही बहुत ही बेरहमी से रौंद दे, तो अच्छे दिग्गजों का दिल टूट जाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस समय एक खबर बहुत तेजी से आग की तरह फैल रही है। हर जगह ऐसे दावे किए जा रहे हैं और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि चेन्नई के हाथों मिली इस बेहद ही शर्मनाक हार के बाद रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने कप्तान हार्दिक पांड्या पर अपनी भड़ास निकालते हुए उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। लेकिन एक सच्चे क्रिकेट फैन होने के नाते हमें भावनाओं में बहने से पहले हमेशा असलियत को जानना चाहिए। सच तो ये है कि रोहित शर्मा जैसे महान और परिपक्व खिलाड़ी कभी भी कैमरे के सामने फूट फूट कर नहीं रोते और ना ही वो ड्रेसिंग रूम में किसी पर सरेआम इस तरह से भड़ास निकालते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रोहित शर्मा दुखी नहीं है। मैदान पर उनका झुका हुआ सिर, उनके चेहरे की वो गहरी निराशा, बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर उनकी वो बेबसी और मैच के बाद की वो भयानक खामोशी किसी फूट फूट कर रोने या भड़ास निकालने से कम नहीं थी। रोहित के दिल में जो दर्द है वो आज हर एक मुंबई इंडियंस का फैन महसूस कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी, इस भयंकर दर्द और उस खौफनाक हार के पीछे की असली वजहों को समझने के लिए आपको उस मैच के दबाव को महसूस करना होगा। शनिवार 2 मई 2026 को चेपॉक के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुईं, तो 50,000 दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में टॉस का सिक्का उछला। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और एक बहुत ही कड़ा फैसला लेते हुए पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उनका मास्टर प्लान था कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करके चेन्नई को दबाव में डाला जाए। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चेन्नई के गेंदबाज आज किस खूंखार इरादे से मैदान पर उतरे हैं। दोस्तों, जैसे ही मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी शुरू हुई, उनके सारे प्लान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। विल जैक्स से एक तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन वो पूरी तरह से संघर्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और बहुत ही लाचारी से सिर्फ 1 रन बनाकर अंशुल कंबोज की गेंद पर रामकृष्ण घोष को अपना कैच थमा बैठे। उनका स्ट्राइक रेट महज 20 का रहा। ये मुंबई इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा और मानसिक रूप से तोड़ देने वाला झटका था, जिसने पावर प्ले की पूरी लय को बिगाड़ कर रख दिया। दोस्तों, विल जैक्स के इतनी जल्दी आउट होने के बाद दूसरे छोर पर खड़े रायन रिकल्टन ने काउंटर अटैक करने का साहसिक फैसला किया। उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया और 37 रनों की एक बहुत ही तेज पारी खेली, जिसमें 5 बेहद ही लंबे और गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 154.17 का रहा। लेकिन जब वो खतरनाक मूड में आ रहे थे, तभी अफगान स्पिनर नूर अहमद ने अपनी जादुई फिरकी का जाल बिछाया और रिकल्टन को उर्विल पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर मुंबई को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। दोस्तों, रायन रिकल्टन के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज नमन धीर ने आज मुंबई इंडियंस के लिए एक बहुत ही शानदार और जुझारू पारी खेली। जब बाकी के दिग्गज पिच की टर्न के सामने लाचार थे, तब इस युवा लड़के ने डटकर सामना किया। नमन धीर ने 37 गेंदों का लंबा सामना किया और 57 रनों की एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेल डाली। उन्होंने अपनी इस पारी में 4 कड़क चौके और 3 बहुत ही लंबे छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 154.05 का था। लेकिन अंततः वो भी जेमी ओवर्टन की एक गेंद पर सरफराज खान को अपना कैच दे बैठे। दोस्तों, नमन धीर के साथ मैदान पर सूर्य कुमार यादव भी आए थे। सूर्या ने आते ही अपने जाने पहचाने अंदाज में 12 गेंदें खेली और 21 रनों की एक तेज पारी खेली, जिसमें 3 चौके और एक छक्का जड़ा। लेकिन रामकृष्ण घोष ने उन्हें डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तिलक वर्मा भी आज पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। तिलक ने 8 गेंदों का सामना किया और दबाव में
सिर्फ 5 रन बनाकर नूर अहमद का शिकार बन गए। दोस्तों, लेकिन अब हम बात करेंगे उस पारी की जिसने आज मुंबई इंडियंस के करोड़ों फैंस का खून खौला दिया है और जो रोहित शर्मा के उस खामोश दर्द की सबसे असली वजह है। कप्तान हार्दिक पांड्या, जिन पर टीम को एक तूफानी फिनिशिंग टच देने की जिम्मेदारी थी, वो आज पूरी तरह से बेबस और डरे हुए नजर आए। टीबीएस क्रिकेट के इस युग में जहां बल्लेबाज 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वहां हार्दिक ने 23 गेंदों का एक बहुत ही लंबा सामना किया और उनके बल्ले से सिर्फ 18 रन ही निकल सके। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की इस बेहद ही धीमी बल्लेबाजी ने मुंबई के स्कोर बोर्ड को पूरी तरह से अपाहिज बना दिया। उनका स्ट्राइक रेट महज 78.26 का रहा। जब आपके सामने अंशुल कंबोज और नूर अहमद जैसे गेंदबाज हों, तो एक कप्तान के तौर पर आपको आगे बढ़कर प्रहार करना होता है। लेकिन हार्दिक क्रीज पर सिंगल लेने के लिए भी तरस रहे थे। आखिरकार अंशुल कंबोज ने उन्हें आउट किया। जब कप्तान खुद इस तरह से टुक टुक करके खेलता है, तो डगआउट में बैठे बाकी खिलाड़ियों का भी मनोबल टूट जाता है। हार्दिक पांड्या की उस बेहद धीमी बल्लेबाजी की वजह से मुंबई इंडियंस की ताकतवर टीम अपने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 159 रन ही बना सकी। चेपॉक की पिच पर 159 रन एक बहुत ही मामूली और साधारण स्कोर था, जिसने मुंबई की आक्रामकता को खत्म कर दिया। दोस्तों, 160 रनों का लक्ष्य हासिल करना चेन्नई जैसी टीम के लिए अपने घर में कोई बड़ा पहाड़ नहीं था, लेकिन मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट थे। बुमराह ने आते ही अपने खौफनाक इरादे साफ कर दिए और कप्तान संजू सैमसन को फंसा लिया। संजू सैमसन 9 गेंदों में 11 रन बनाकर रिकल्टन के हाथों कैच आउट हो गए। चेन्नई का पहला विकेट 13 रन के स्कोर पर गिर गया था। दोस्तों, संजू सैमसन के आउट होने के बाद ऑर्विल पटेल ने आते ही काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। ऑर्विल ने 12 गेंदों का सामना किया और 200 के डरावने स्ट्राइक रेट से 24 रनों की एक बहुत ही तेज पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के जड़े। लेकिन एम गजनेफर ने उन्हें अपनी फिरकी में फंसाकर क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑर्विल का विकेट 5.4 ओवर में 62 के स्कोर पर गिरा। दोस्तों, 62 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर मौजूद थे ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा। ऋतुराज ने एक असली लीडर की तरह पारी को संभाला। उन्होंने 48 गेंदों का लंबा सामना किया और 67 रनों की एक बेहद ही शानदार और नाबाद मैच विनिंग पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 139.58 का था और उन्होंने 5 कड़क चौके और 2 बहुत ही लंबे छक्के जड़े। ऋतुराज ने बुमराह और गजनेफर दोनों को बहुत ही आसानी से खेला। दोस्तों, दूसरे छोर से युवा टैलेंट कार्तिक शर्मा ने भी उनका बहुत ही बेहतरीन साथ दिया। कार्तिक ने 40 गेंदों में नाबाद 54 रनों की एक बहुत ही शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। कार्तिक का स्ट्राइक रेट 135 का रहा और उन्होंने 4 चौके और 3 बहुत ही खूबसूरत छक्के लगाए। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए एक बहुत ही अटूट और ऐतिहासिक साझेदारी हुई, जिसने मुंबई को मैच से पूरी तरह से बाहर कर दिया। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने 160 रनों के इस लक्ष्य को 18.1 ओवरों में ही सिर्फ 2 विकेट खोकर बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर अपने करोड़ों फैंस को जश्न मनाने का मौका दे दिया। दोस्तों, जरा मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के उस लाचार और बेबस प्रदर्शन पर एक नजर डालिए। ट्रेंट बोल्ट ने 3.1 ओवर में 37 रन लुटा दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया, लेकिन वो मैच का रुख नहीं पलट सके। कृष भगत को 2 ओवर में 22 रन पड़े। एम गजनफर ने 4 ओवर में 40 रन की मार खाई। रघु शर्मा ने 4 ओवर में 24 रन दिए और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 17 रन दिए और बिना कोई विकेट लिए वापस लौटे। दोस्तों, अब बात करते हैं हार की असली वजहों की, जिस पर रोहित शर्मा और करोड़ों फैंस की भड़ास निकल रही है। हार की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी हार्दिक पांड्या की वो 23 गेंदों में 18 रनों की टेस्ट पारी। जब आप एक फिनिशर के तौर पर खेलते हैं तो आपको अंत में तेजी से रन बनाने होते हैं, लेकिन हार्दिक की उस सुस्त पारी ने टीम के स्कोर को 20 से 25 रन कम कर दिया। अगर वो 180 तक पहुंच जाते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। दोस्तों, हार की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी हार्दिक पांड्या की कप्तानी और उनकी रणनीतियों का पूरी तरह से फेल होना। जब ऋतुराज और कार्तिक शर्मा साझेदारी बना रहे थे, तब हार्दिक पांड्या मैदान पर पूरी तरह से क्लूलेस नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को सही तरीके से रोटेट नहीं किया।
जब विकेट की सख्त जरूरत थी तब उन्होंने फील्डिंग बहुत पीछे लगा दी, जिससे चेन्नई के बल्लेबाजों को बिना किसी दबाव के आसानी से सिंगल मिलने लगे। दोस्तों, हार की तीसरी वजह थी मुंबई के मिडिल ऑर्डर का पूरी तरह से स्पिनर्स के सामने लाचार हो जाना। चेपॉक की पिच पर स्पिनर्स को खेलने की एक ठोस रणनीति चाहिए होती है, लेकिन तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और विल जैक्स जैसे बल्लेबाज नूर अहमद और अंशुल कंबोज के सामने बिल्कुल बेबस दिखे। टीम के अंदर कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो स्पिनर्स पर हावी होकर खेल सके। दोस्तों, रोहित शर्मा का जो दर्द है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में इस टीम को एक अभेद्य किला बनाया था। रोहित के दौर में मुंबई की टीम 150 रन भी बहुत ही लड़ाकू अंदाज में डिफेंड कर लेती थी। रोहित हर एक गेंद के बाद अपने गेंदबाजों से बात करते थे, उन्हें हौसला देते थे। लेकिन आज रोहित शर्मा को अपनी ही बनाई हुई टीम को इस तरह से बिखरते हुए देखना पड़ रहा है। जब कप्तान खुद इस तरह से खेलता है और हार मान लेता है तो किसी भी पूर्व कप्तान का दिल टूट जाता है। दोस्तों, अंबानी परिवार और मैनेजमेंट के लिए यह हार एक बहुत बड़ी चेतावनी है। फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि कप्तानी को लेकर कोई कड़ा फैसला लिया जाए। जब रोहित को हटाकर हार्दिक को कप्तान बनाया गया था तो मैनेजमेंट को लगा था कि टीम में एक नई ऊर्जा आएगी, लेकिन यह फैसला अब एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो रहा है। हार्दिक पांड्या दबाव को बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहे हैं और टीम दो गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यह हार मुंबई इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। अगर मुंबई इंडियंस को इस सीजन में वापसी करनी है तो उन्हें अपनी गलतियों को मानना होगा और हार्दिक पांड्या को अपनी अप्रोच में रातों रात एक बहुत बड़ा बदलाव करना होगा। बिना लड़े हार मान लेना एक चैंपियन टीम को शोभा नहीं देता। रोहित शर्मा की खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का इशारा कर रही है। दोस्तों, ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले क्रिकेट अपडेट्स और डीप मैच एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें।